16 मई 1996 को नरसिम्हा राव के भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के 4 महीना और 9 दिन बाद यानी 25 सितंबर 1996 को काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। सत्ता में आने के 2 दिन के भीतर तालिबान ने भारत के करीबी नजीबुल्लाह के सिर में गोली मार उनके शव को एक क्रेन से लटका दिया। काबुल का पतन और नजीबुल्लाह के बेभत्स हत्या ने भारत की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। किंग्स कॉलेज लंदन में रक्षा अध्ययन के प्रोफेसर अविनाश पालीवाल अपनी किताब माई एनिमीज एनिमी में लिखते हैं, इसका तत्काल असर यह हुआ कि भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया। 2001 तक तालिबान सत्ता में रहे। भारत ने अपने राजदूत वहां नहीं भेजा। यही नहीं, उसने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 1076 का समर्थन किया, जिसमें मानव अधिकार और महिला अधिकार उल्लंघन के लिए तालिबान की आलोचना की गई थी। इसके अलावा उसने तालिबान की जगह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रब्बानी सरकार को मान्यता दी और उनकी राजनीतिक साथी मसूद खलील को भारत में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया। साथ ही तालिबान के विरोध यूनाइटेड फ्रंट को सैनिक, वित्तीय और मेडिकल सहायता प्रदान की। औरतों का घर से बाहर निकलना और फैशन पर प्रतिबंध, महिलाओं के प्रति तालिबान का रुख पहले झलक नवंबर 1996 में जारी एक सरकारी आदेश से मिली, जिसने औरत को ऊंची एड़ी की चप्पल और जूते पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। यही नहीं, उनके जूते से निकलने वाली आवाज़ भी उन्हें सजा देने का प्रावधान किया गया। उनके मेकअप करने और फैशन वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को संबंधित आदेश में कहा गया, तुम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलोगी। अगर तुम्हारे घर से निकलना बहुत ही ज़रूरी हो जाए तो तुम्हें इस्लामी शरिया कानून के अनुसार अपने आप को पूरी तरह ढककर निकलना होगा। महिला मरीजों को सिर्फ महिला डॉक्टर के पास ही जाना होगा। कोई भी ड्राइवर उन महिला को अपनी कार में नहीं बैठाएगा जिन्हें बुर्का नहीं पहना होगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो ड्राइवर के साथ साथ महिला के पति को भी सजा दी जाएगी। महिलाओं को मेडिकल क्षेत्र को छोड़कर पश्चिमी मानवीय सहायता एजेंसी के लिए काम करने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया गया। मशहूर लेखक अहमद रशीद अपनी किताब तालिबान द स्टोरी ऑफ द अफगान वॉरलॉर्ड्स में लिखते हैं, मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठने पर पाबंदी लगा दी गई। हुक्म में कहा गया किसी अफगानी महिला को उस कार में सफ़र करने का अधिकार नहीं था जिसमें विदेशी बैठा हो। अफगान बच्चे की एक पूरी पीढ़ी बिना शिक्षा प्राप्त किए हुए ही बड़ी हुई। जब तालिबान पहली बार काबुल में दाखिल हुए तो धार्मिक पुलिस ने लोगों को सिर्फ इस बात पर पीटना शुरू कर दिया कि उनकी दाढ़ी की लंबाई पर्याप्त नहीं थी या औरतों ने बुर्का ढंग से नहीं पहना हुआ था। इस धार्मिक पुलिस के कामकाज करने का ढंग सऊदी अरब के धार्मिक पुलिस की तरह था। कॉर्नेट रोबियन ने अपनी किताब द फ्रैगमेंटेशन ऑफ अफगानिस्तान में लिखा, अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी खार्ड में, जिसका तालिबान के जमाने में नाम बदलकर बार्ड कर दिया गया था, 15,000 से 30,000 पेशावर जासूस काम करते थे। इसके अलावा उसे करीब 1 लाख दूसरे व्यक्ति भी जुड़े हुए थे जो पैसा लेकर प्रशासन तक सूचनाएं पहुंचाते थे। तालिबान के धार्मिक आदेश रेडियो काबुल, जिसका नाम बदलकर रेडियो शरीयत कर दिया गया था, उस पर प्रसारित होते थे। लोग को हर सामाजिक व्यवहार पर तालिबान ने नियंत्रण करने की कोशिश की। अहमद रशीद लिखते हैं कि शुरू में सभी खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बाद में इसकी अनुमति तो दी गई, लेकिन दर्शकों से अपेक्षा की जाती थी कि वो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बार बार अल्लाह अकबर चिल्लाए और तालियां बजाने से बचे। अगर खेल के दौरान नमाज का समय हो गया हो तो खेल को बीच में ही रोक दिया जाए और खिलाड़ी और दर्शकों समूह में नमाज पढ़े। इसके अलावा अफगानिस्तान में लोकप्रिय पतंगबाजी और महिलाओं के खेल में भाग लेने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई। तालिबान के लिए इन आदेशों पर सवाल उठाना इस्लाम के प्रति सवाल उठाने के समकक्ष माना गया। संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता कार्यालय ने अक्टूबर 1996 में एक वक्त जारी कर कहा था कि तालिबान के सत्ता संभालने के 3 महीने के अंदर काबुल में 63 स्कूल बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से 11,200 अध्यापकों की नौकरी चली गई, जिसमें 7,800 महिलाएं थीं।
दिसंबर 1998 में यूनेस्को की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तालिबान के आने के कुछ ही महीने के भीतर अफगानिस्तान की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई और 10 में से 9 बालिकाओं और 3 में से 2 बालक को स्कूल में दाखिला ही नहीं करवाया गया। 80 के दशक तक जब तक सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान में रहे, पूरी दुनिया की सहायता अफगानी लोग तक पहुंचती रही, लेकिन जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ, वहीं विदेशी सहायता आना बंद हो गया। उन दिनों काबुल के बच्चे पर यूनिसेफ के डॉक्टर लैला गुप्ता द्वारा किए गए शोध से पता चला कि वहां के 2/3 बच्चे अपने आँख के सामने किसी न किसी को मरते हुए देखा था। करीब 70% बच्चे ने अपने परिवार के एक न एक सदस्य को खो दिया था। उनमें से अधिकतर बच्चे फ्लैशबैक, डरावने सपने और अकेलेपन के शिकार हो गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इन द फायरिंग लाइन वॉर एंड चिल्ड्रन राइट्स में कहा गया कि तालिबान के सभी सरदारों ने बालक सैनिक का इस्तेमाल किया। उनमें से कुछ की उम्र तो 12 साल से भी कम था। उनमें से अधिकतर बच्चे अनाथ और अनपढ़ थे। उनके पास लड़ने के अलावा कोई नौकरी नहीं थी। तोप खाने की बैटरियां और हथियार इधर से उधर ले जाने और सैन्य ठिकाने की रखवाली के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था। जब 1998 में दुनिया भर की सैनिक ने न्यूनतम उम्र 15 से 18 किए जाने की मुहिम चलाई गई तो तालिबान ने उसका घोर विरोध किया। हेरात को अफगानिस्तान का सबसे आधुनिक शहर माना जाता था। वहाँ संभव वर्ग के महिलाएं एक ज़माने में दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच बोला करती थी। 1992 में मुजाहिदीन के शासन के दौरान तक काबुल की 40% महिलाएं नौकरी किया करती थी। उनको सिनेमा देखने, खेलने और शादियों में गाना गाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। तालिबान के सत्ता संभालते ही इन सब गतिविधियों पर विराम लगा दी गई। अहमद रशीद लिखते हैं कि इसी की वजह से तालिबान के लिए लड़ने वाले पृष्ठभूमि ये लोग अनाथ थे जिनकी कोई जड़ें नहीं थी। इन शरणार्थियों शिविर में भर्ती किया गया था। इनकी पूरी परवरिश पुरुष सत्तात्मक समाज में हुई थी, जहां महिलाओं पर नियंत्रण करना और उन्हें अलग थलग रखना पुरुष की निशानी और जिहाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के तौर पर माना जाता था। अफगानी महिलाओं की निजी जिंदगी पर तालिबान के तेज नज़र का वर्णन कॉल पावर न्यूज़वीक के 13 जुलाई 1998 की सिटी ऑफ सीक्रेट्स शीर्षक में छिपे एक लेख में किया था। उन्होंने लिखा था कि दर्जियों को हुक्म था कि वो अपने महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए उनका नाप न ले, बल्कि अपनी महिला ग्राहकों के नाप को अपने दिमाग में याद कर ले। सारे फैशन पत्रिकाओं को नष्ट कर दिया गया। औरत को नेल पेंट लगाना, दोस्त की तस्वीर खींचना, ताली बजाना, चाय पर किसी विदेशी को आमंत्रित करने पर सजा का प्रावधान कर दिया गया। काबुल के लोग को पूरी दाढ़ी बढ़ाने के लिए सिर्फ 6 हफ्ते का समय दिया गया। कुछ जातीय समूह जैसे हजारा लोग को इससे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी दाढ़ी बढ़ने का नाम ही नहीं लेती थी। तालिबान का कानून था कि किसी भी हालत में दाढ़ी एक मुट्ठी से छोटी नहीं हो सकती है। उस जमाने में एक मजाक प्रचलित था, अफगानिस्तान जाने के लिए वीज़ा नहीं बल्कि बढ़ी हुई दाढ़ी की ज़रूरत है। टॉम्स बारफील्ड ने अपनी किताब अफगानिस्तान और कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री में लिखा, तालिबान की धार्मिक पुलिस हर गली चौराहे पर कैंचियों के साथ खड़ी रहती थी और लोगों के बड़े बाल को सरेआम काट देती थी। यह जरूरी था कि लोग ऐसे सलवार या पैजामा पहने जो उनके एड़ी से ऊपर हो और सभी लोग 5 वक्त का नमाज पढ़े। तालिबान समलैंगिकता के भी खिलाफ था। अप्रैल 1998 में समलैंगिक संबंध बनाते हुए पकड़े गए 2 सैनिकों को पीटकर उनका मुंह काला कर काबुल की सड़कों पर घुमाया गया था। तालिबान के आने से पहले अफगान के लोग सिनेमा, टीवी देखना, संगीत सुनना बहुत चलन था, लेकिन तालिबान ने इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। तालिबान के शिक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद हनीफी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम जानते हैं लोगों को थोड़ा मनोरंजन की ज़रूरत होती है, इसके लिए वो पार्क में जाकर फूलों को निहार सकते हैं। तालिबान संगीत के लिए इसलिए खिलाफ है क्योंकि इससे दिमाग में तनाव पैदा होता है और इस्लाम की शिक्षा में रुकावट पैदा होती है। अफगानिस्तान में सदियों से शादी ब्याह के मौके पर गाने की परंपरा रही, जिससे हजारों लोग ने अपनी जीविका चलाते थे। संगीत पर प्रतिबंध लगने के बाद इनमें से
अधिकतर लोग पाकिस्तान भाग गए। किसी को भी अपने घरों में तस्वीर, फोटो, पेंटिंग लगाने का मनाही थी। अफगानिस्तान के एक मशहूर पेंटर मोहम्मद मसाल हेरात के 500 साल के इतिहास पर एक विशाल मुराल बना रहे थे। तालिबान के लोग ने उनके आँख के सामने ही उनके मुराल पर सफ़ेद रंग पोत दिया। राबिया बल्खी के मकबरे पर जाने पर रोक। मज़ार शरीफ में एक 10वीं सदी की कवियात्री राबिया बल्खी एक मकबरा हुआ करता था। अहमद रशीद लिखते कि अपने समय की वह पहली महिला कवियात्री थी। उन्होंने फ़ारसी में प्रेम कविताएं लिखी थी। उनके बारे में मशहूर था कि उनके भाई उन्हें प्रेमी के साथ पकड़ लिया था। राबिया ने अपनी कलाई की नस काट ली थी। राबिया अपने अंतिम कविता अपनी खून से लिखी थी। इसी हालत में उनका देहांत हो गया। सदियों से युवा अफगानी लड़के और लड़कियां उनके मज़ार पर जाकर अपने प्रेम के सफल होने की दुआएं मांगा करते थे। जब मज़ार शरीफ पर तालिबान का कब्जा हो गया तो उन्होंने लोगों को राबिया के मकबरे पर जाने पर रोक लगा दी। बामियान में बुद्ध की मूर्तियां ताराशाही की गई। तालिबान के कट्टरता की सबसे बड़ा नमूना तब मिला जब उन्होंने मार्च 2001 में बामियान में बुद्ध की 2 विशालकाय मूर्ति को नष्ट कर दिया। काबुल में तैनात संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी फिलिप कॉरिवन ने अपने आत्मकथा डीम्ड इन अफगानिस्तान UN ऑफिसर्स मोमेंट्स ऑफ द फॉलो ऑफ काबुल में लिखा, जब तालिबान के टैंक, विमान भेदी तोप और तोपों के गोले दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्तियों को नहीं ध्वस्त कर पाए तो वो कई ट्रकों में डायनामाइट भर के लाए और उन्होंने उन मूर्तियों को ड्रिल कर दिया। तालिबान इन मूर्तियों को नष्ट करने के लिए इतना आमादा था कि उन्होंने करीब 1 महीने तक उन्हें नष्ट करने का काम जारी रखा। तालिबान के नेता मुल्ला उमर 26 फरवरी 2001 को अफगानिस्तान में सभी गैर इस्लामी मूर्तियों को गिराने का आदेश दिया था। काबुल के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई मूर्तियों का भी यही हश्र हुआ। कई देशों ने, जहां बड़ी संख्या में बौद्ध रहते हैं, जैसे श्रीलंका, चीन, जापान, लाओस, म्यांमार, भूटान और थाईलैंड ने तालिबान के इस कदम का विरोध किया। यहां तक कि तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमारात ने भी इसका विरोध किया, लेकिन तालिबान ने किसी की नहीं सुनी। लेकिन अमेरिका में तालिबान के दूत सैयद रहमतुल्लाह हाशमी और पाकिस्तान में तालिबान के दूत मुल्ला अब्दुल सलीम जैफ ने इसका ठेकरा यूरोपीय राजनयिक के काबुल यात्रा पर फोड़ा। बराबर क्रॉसट ने न्यूयॉर्क टाइम्स 19 मार्च 2001 के अंक में तालिबान के एक्सप्लेन्स बुद्धा डिमोलेशन शीर्षक में लिखा, तालिबान ने कहा, जब अफगानिस्तान में सूखे जैसे हालत बन रहे हो और लाखों अफगानी भूखमरी के कगार पे हो, तब यूरोपीय प्रतिनिधि मंडल ने बुद्ध की मूर्तियां के जीर्णोद्धार के लिए तो धन देने की पेशकश की, लेकिन अफगानी बच्चे को अनाज देने से साफ इनकार कर दिया। अगर आपके बच्चे आपके आँख के सामने मर रहे हो तो आपको कला के एक टुकड़े के बारे में चिंता नहीं हो सकती है। जापान ने तो इन मूर्तियों को खरीदने तक की पेशकश की, जिससे मिलने वाले धन को भूख से मर रहे अफगानी बच्चे को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन तालिबान ने इस पेशकश को नामंजूर कर दिया। 2001 में तालिबान ने एक और विवादास्पद आदेश जारी कर वहां रहने वाले हिंदुओं और सिख को सलवार कमीज, सफ़ेद पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। अविनाश पालीवाल अपनी किताब माय एनिमीज एनिमी में लिखते हैं, उनसे पहचान के लिए काली टोपी और माथे पर लाल तिलक लगाने के लिए कहा गया। हिंदू महिलाओं को आदेश दिया गया कि वह पीले कपड़े से अपने आप को पूरी तरह से ढके और सार्वजनिक स्थानों पर गले में लोहे के नेकलेस पहने। हिंदुओं से यह भी कहा गया कि वह अपने घर में पीले रंग का झंडा लगाए ताकि घर को दूर से पहचाना जा सके। तत्कालीन भारत सरकार ने सिर्फ इसकी निंदा की, बल्कि इसे संयुक्त राष्ट्र तक उठाया। दिल्ली में यूनाइटेड फ्रंट के प्रतिनिधि मसूद खलील ने भी इस आदेश की निंदा करते हुए कहा, हिंदू अफगान हमेशा से ही अफगान संस्कृति का हिस्सा रहे। उनको हमेशा से ही अपने धर्म के अनुसार पूजा करने और अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी रही। उन्होंने अफगानिस्तान के निर्माण में अच्छा योगदान दिया। अफगान लोग इससे सबसे अधिक तकलीफ हुई। अधिकतर इस्लामिक देश ने तालिबान के इन फैसलों के प्रति अपनी आंख मूंद ली। पाकिस्तान, सऊदी अरब और खाड़ी के किसी भी देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा या मानव अधिकारों की ज़रूरत के समर्थन में
एक भी वक्तव्य जारी नहीं किया। उन्होंने तालिबान के शरिया और व्याख्या पर कई सवालों खड़े किए। एशियाई मुस्लिम देश भी इस मसले पर पूरी तरह खामोश रहे। सत्ता में रहने के 5 वर्ष बाद 9/11 के बाद जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, तब तालिबान को सत्ता से हाथ धोना पड़ा।